Hey everyone, my name is Shivendra Rathod. Today we are going to discuss a healthy topic of law tort, the contributory negligence. So let me start the video to know about it. The term contributory negligence used in tort where the mistake or ignorance involved in both the parties. First of all, you can see here the basic meaning of contributory negligence, which means ignorance from both the parties involved. जहां कहीं भी जो ignorance है एक्ट में वो plaintiff और defendant दोनों के एक्ट्स में हो तो उसको हम कहते हैं contributory negligence। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि आखिर इग्नोरेंस क्या होता है। जैसे हम नेशनल हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, हम बाइक से हों या कार से हों, बट जो रूल्स हैं उसके, जैसे हम अगर अपोजिट साइड में चल रहे हैं, रॉन्ग साइड में है, या हम जो उसकी स्पीड है मैक्सिमम या मिनिमम उससे कम या ज्यादा पे चल रहे हैं, या रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे एक्ट्स क्या कहलाएंगे? इग्नोरेंट एक्ट। तो इस तरीके से आपको एक एग्जांपल ये मैंने आपके लिए मेंशन कर रखा है, जिसमें एक पर्सन है वो कार को ड्राइव कर रहा होता है विदाउट एनी ब्रेक्स। उसकी कार में ब्रेक्स नहीं होते हैं और तब भी वो इसको ड्राइव कर रहा होता है, मतलब उसके एक्ट में इग्नोरेंस है। और वहीं जो दूसरा पर्सन है वो रॉन्ग साइड में ड्राइव कर रहा है, मतलब दूसरा जो पर्सन है उसके एक्ट में भी इग्नोरेंस है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? जब अब इस तरीके से ड्राइव हो रहे, दोनों जो कार हैं आपस में कोलाइड हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों को काफी गंभीर चोटें आती हैं। अब इसमें जो एक पार्टी है जिसको हम प्लेंटिफ बोल सकते हैं वो जाती है कंपनसेशन के लिए। बट यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि आप भी बिना ब्रेक्स के कार क्यों ड्राइव कर रहे थे। यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसके एक्ट में भी इग्नोरेंस है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी कंपनसेशन जो है वो प्लेंटिफ को मिलने वाले नहीं है। अब इसको आप समझ सकते हैं, वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, इसका जो बेस है एक्चुअली ये वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया पे डिपेंड करता है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं बिना ब्रेक्स के ड्राइव कर रहा हूं तो इसका मतलब मैंने अपनी सहमति दी है कि, क्योंकि अगर ब्रेक्स नहीं है तो मैं ये समझ सकता हूं कि मेरा एक्सीडेंट होना तय है। तो इसलिए यहाँ पे मेरी कंसेंट मानी जाती है कि जो मेरा एक्ट है उसके लिए मैं कंसेंटेड हूं। तो इसका जो बेस है इसमें आप मेंशन करेंगे ये है वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का। इंजरी सस्टेन वॉलंटरीली, मतलब वॉलंटरीली मैंने इंजरी या प्लेंटिफ ने ली हुई है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी कंपलसेशन नहीं मिलेंगे। और ये डिफेंस होता है डिफेंडेंट के लिए। बट एक बात दोस्तों और आप ध्यान रखिए कि जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है ये पूरी तरीके से डिफरेंस है वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया से। इसके जो डिफरेंस हैं वो मैंने आपको बताए हैं वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया के लेक्चर में, कि जो हमारा वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया है ये टोटल डिफेंस है डिफेंडेंट के लिए, बट जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है ये पार्शियल डिफेंस है। इसको आप समझिएगा, जो मेरा टॉपिक है वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का उसको देखिए आप। अब देखते हैं दोस्तों कि किस प्रिंसिपल पे हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है ये वर्क करता है। सबसे पहली चीज, जो नेग्लिजेंस फॉर टेकिंग ड्यू केयर इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्सिक्वेंस एंड बिकम्स द डायरेक्ट कॉज ऑफ डैमेजेस, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी कंपलसेशन। अगर जो प्लेंटिफ है उसके उसका जो एक्ट है ड्यू केयर के साथ अगर नहीं किया जाता है या कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड नहीं करता है, वो जो भी दुर्घटना उससे हो सकती थी उसके लिए, तो यहाँ पे जो कंपलसेशन होंगे वो किसी भी तरीके से रिसीव नहीं कर पाएगा जो हमारा प्लेंटिफ होगा। वहीं जो दूसरा प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है दोनों को रीजनेबल मेजर्स, अगर उन्होंने जो रीजनेबल मेजर्स मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जो सारे साधन हैं उनका प्रयोग किया है, और ऑर्डिनरी केयर मतलब जो साधारण हम कह सकते हैं सावधानी है अगर वो बरती है दोनों ने, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने, तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट होंगे दोनों ही लाइबिलिटी दोनों की नहीं बनती है और डिफेंडेंट को किसी भी तरीके का कंपलसेशन नहीं देना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि मैं बताता हूं आपको, जैसे दो कार हैं, दोनों आप सेम साइड पे ड्राइव कर रही हैं, मतलब कोई भी रॉन्ग साइड पे नहीं है, दोनों ने किसी भी तरीके का नेग्लिजेंट एक्ट नहीं किया है, बट अचानक से उनके बीच में जो एक बाइसिकल से सवार होकर एक इंसान आ जाता है और वो
अब उसको बचाने के चक्कर में आपस में कोलाइड हो जाते हैं या दोनों आपस में एक्सीडेंट हो जाता है दोनों को, तो यहाँ पे जो डिफेंस है वो पूरी तरीके से मिलेगा डिफेंडेंट को, क्योंकि उसने जो बाइसिकल पे व्यक्ति था उसको बचाने के लिए ड्यू केयर बरती है और ऑर्डिनरी केयर हम बोल सकते हैं बरती है और रीजनेबल मेजर्स का यूज किया है। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसको कोई भी कंपनसेशन नहीं देने रहेंगे अगर उससे कुछ इंजरी होती है प्लेंटिफ को। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा। साधारण सी बात है, डिफेंडेंट पे रहने वाला है और डिफेंडेंट क्या प्रूफ करेगा, डिफेंडेंट को ये प्रूफ करना रहता है द प्लेंटिफ इज रिस्पॉन्सिबल एज हिम। प्लेंटिफ भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है एक्ट के लिए जितना कि डिफेंडेंट। यहाँ पे दोस्तों दो केस हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के, या हम कह सकते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के, जिसमें ग्रेट सेंट्रल रैली वर्सेस बेट्स का केस है और हंसराज वर्सेस ट्रैम कंपनी का केस है। दोस्तों ये दोनों केस आप फैक्ट पढ़ के अपने नोट्स में मेंशन करिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट केस होते हैं उनके आपको मैं बकायदा जो फैक्ट होते हैं उनको बताता हूँ, डिसीजन होते हैं उनको बताता हूँ, बट जो अदर इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको आप खुद से अपने नोट्स में मेंशन करते चलिए। तो इन दोनों केसेस को आप अपने नोट्स में मेंशन करिए और इनको पढ़िए कि क्या इनमें हुआ था। अब दोस्तों हम देख लेते हैं डिफरेंसेस क्या है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में और कंपोजिट नेग्लिजेंस में। कंपोजिट नेग्लिजेंस आपने पढ़ा होगा, वैसे कई बार ये टॉपिक हमारे लॉ एग्जाम्स में, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उनमें कवर नहीं किया जाता है। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि दोनों क्या होते हैं। जो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है यहाँ पे जो इग्नोरेंस है वो प्लेंटिफ के एक्ट में भी होता है, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड ना करने, और यहाँ जो पार्टीज होती हैं वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं। बट जो कंपोजिट नेग्लिजेंस होता है यहाँ पे ओमिजन होता है एक्ट का, यहाँ पे इग्नोरेंस होता है एक्ट में और यहाँ पे ओमिजन होता है। और यहाँ पे रॉन्ग डूअर, जो रॉन्ग डूअर होते हैं वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं और जो इंजर्ड करते हैं किसको, प्लेंटिफ को। और जो यहाँ पे हैं वो केवल पार्टीज होती हैं, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। और जो नेक्स्ट है इसमें डिफरेंस, उसमें देखिए आप, बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दोनों की होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों के एक्ट में इग्नोरेंस रहती है। बट यहाँ पे जो रॉन्ग डूअर और डिफेंडेंट हैं वो ज्वाइंटली लाइबल होंगे, प्लेंटिफ की लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं बनने वाली है। अब देखते हैं देयर इज अ नो प्रॉक्सिमेट रिलेशन। जो प्रॉक्सिमेट रिलेशन है, प्रॉक्सिमेट कह सकते हैं हम निकटवर्ती या नजदीकी जो रिलेशंस हैं वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में रहते हैं। क्योंकि जो एक्ट होता है जिससे जो मैंने आपको बताया था कार्स कोलाइड हो गई दोनों के इग्नोरेंट एक्ट की वजह से, तो काफी नजदीकी होती है इग्नोरेंट एक्ट में और इस वजह से प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में। बट यहाँ पे जो होता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में वर्क कर जाता है रॉन्ग डूअर्स। रॉन्ग डूअर्स जो होते हैं वो एक्ट को इफेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम रिमोट कह सकते हैं कॉजेस होते हैं बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। अब यहाँ पे जो क्लेम है डैमेजेस के बाय प्लेंटिफ के, वो रिड्यूस हो जाते हैं उस एक्सटेंट तक जितना कि प्लेंटिफ का एक्ट में इग्नोरेंस रहती है। बट यहाँ पे जो क्लेम है डैमेजेस के वो रिड्यूस नहीं किए जाते हैं। जो रॉन्ग डूअर्स हैं उनकी लायबिलिटी बनती है कि वो पे करेंगे डैमेजेस को। अब इसमें क्या होता है, बोथ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट आर लाइबल टू पे फॉर द डैमेजेस। अगर जैसे जो भी डैमेजेस हुए हैं, अगर जैसे जो कार कोलाइड हुई थी जितना उनको डैमेज हुआ है और जो डिफेंडेंट को डैमेज हुए हैं, उसके लिए दोनों जो पार्टीज हैं वो डैमेजेस को पे करेंगे। बट यहाँ पे जो कंपोजिट नेग्लिजेंस है यहाँ पे रॉन्ग डूअर्स की लाइबिलिटी होती है कि वो इंजरी के लिए प्लेंटिफ को पे करेंगे, जितने भी रॉन्ग डूअर्स होंगे वो सारे मिलकर। तो ये डिफरेंस होते हैं बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एंड कंपोजिट नेग्लिजेंस। अच्छा, कुछ केसेस दोस्तों ऐसे हैं जहां पे डिफेंस जो है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का ये अवेलेबल नहीं होता है। ये होता है उन केसेस में जहां पे लीगली ओब्लाइज्ड हो जो डिफेंडेंट है परफॉर्म सच ड्यूटी, अपनी ड्यूटीज को करने के लिए वो लीगली ओब्लाइज्ड हो, तो वहां पे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का जो डिफेंस है वो नहीं मिल पाएगा। कैसे आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से। एक पर्सन होता है जो ट्रेवल कर रहा होता है ट्रेन से और अपने भाई को कुछ दिखाने के लिए विंडो से हाथ जो है उसको बाहर निकालता है और अचानक से जो विंडो है वो गिर जाती है। जब रेलवे में आप सफर करते हैं कई बार, तो जो लोहे का आपको
दिखता है एक कर्टेल के जैसा, जिसको ऊपर उठाया जाता है विंडो को, जो काफी वजन होता है, भारी होता है। तो जैसे वो अपना हाथ को बाहर निकालता है, अचानक से एक झटके से वो विंडो जो होती है वो नीचे को गिर जाती है और उससे कुछ इंजरीज होती हैं उसको। तो यहाँ पे जो अ, अगर उसको वास्तव में हाथ तो अपना बाहर नहीं निकालना चाहिए, ट्रेन में वो सफर कर रहा है, बट यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो ट्रेन का जो स्टाफ है उसकी भी है कि वो प्रॉपरली स्क्रू करे विंडो को, ताकि वो किसी भी तरीके से हार्म ना पहुंचा पाए जो प्लेंटिफ हैं या जो भी पर्सन सफर कर रहे हैं ट्रेन में। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कुछ केस भी हैं, जिसमें है बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर का केस, डेविस वर्सेस मान का केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों ये डेविस वर्सेस मान का केस। और एसएम रेलवे कंपनी वर्सेस लिमिटेड वर्सेस जयमाल का केस। ये रूल ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी में आपको मैं बताता हूं अभी कि क्या होता है इस केस में और क्या फैक्ट हैं। So finally, we are going to discuss the rule of lost opportunity. लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होता है, दोनों के एक्ट में इग्नोरेंस होती है इन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो रूल ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कहता है द लास्ट अपॉर्चुनिटी मीन्स द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। किसके पास लास्ट चांस था एक्सीडेंट को अवॉइड करने का? या तो प्लेंटिफ कर सकता था या डिफेंडेंट। ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे, या हम कह सकते हैं एक्ट पे, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के। कैसे, आपको बताता हूं एक इलस्ट्रेशन से। देखिए यहाँ पे जो ए है वो अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा था, जिसमें उसने जो डॉग है उसको किसी भी तरीके से रस्सी से या पट्टे से बांध के नहीं रखा था। अचानक से जो डॉग होता है वो रोड की तरफ दौड़ता है, और बी जो होता है वो ड्राइव कर रहा होता है रैशली, और हिट करता है डॉग को, जिससे उसको काफी इंजरीज पहुंचती हैं। यहाँ पे जो एक्ट है वो नेग्लिजेंट है बाय प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बोथ, क्योंकि एक ने तो कुत्ते को अपने बांध के नहीं रखा था, और जो दूसरा है वो नेग्लिजेंटली या रैशली ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी रूल कहता है कि जो लास्ट चांस था एक्सीडेंट को अवॉइड करने का वो था बी के पास, इसलिए यहाँ पे बी जो है वो लाइबल ठहराया जाएगा, क्योंकि अगर बी चाहता तो ब्रेक पेडल को पुश करके डॉग को बचा सकता था। तो इसलिए यहाँ पे जो डॉग वो पर्सन है, डिफेंडेंट है, वो पूरी तरीके से लाइबल ठहराया जाएगा और कंपनसेशन पे करेगा प्लेंटिफ को। तो ये है हमारा रूल ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे इसके लिए मैंने एक केस भी आपको बताया था, डेविस वर्सेस मान का केस। डेविस और मान के केस में क्या होता है दोस्तों, जो प्लेंटिफ होता है डेविस, वो अपने जो उसका डंकी होता है उसको एक बड़ी लंबी रस्सी से बांध के एक जो ग्रास फील्ड होता है उसमें चरा रहा होता है। तभी एक रैसी ड्राइव करते हुए जो मान होता है डिफेंडेंट, वो आता है, और अचानक से जो उसका डंकी होता है वो रोड साइड पे जाता है, और वो हिट करता है डंकी को, जिसमें वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है उसका डंकी। तो जो डेविस होता है वो कंपनसेशन के लिए अपना केस फाइल करता है, जिसमें कोर्ट डिसाइड करती है कि जो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी, लास्ट चांस था एक्सीडेंट को अवॉइड करने का, वो था डिफेंडेंट के पास जो होता है मान। तो इसलिए उसको जो कंपनसेशन है वो पे करने रहेंगे, क्योंकि अगर मान चाहता तो एक्सीडेंट को वो अवॉइड कर सकता था या उसको रोक सकता था। तो इसलिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंडेंट की होगी, और कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस जो है उसको नहीं मिल पाएगा। So this is the end of video. If you like the video, then subscribe it and share to your friend. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और लॉ रिगार्डिंग सारे नोट्स लेना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो आप मुझसे जुड़िए theblackcode.weebly.com पे, मेरी वेबसाइट जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।